बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चंदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, निवर्तमान सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, हुकुम सिंह मीना, LMNU के कुलपति संजय कुमार चौधरी, दरभंगा कामेश्वर सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, DM अरविंद कुमार वर्मा व SP सुशील कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले राज्यपाल ने सभी स्टॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया और स्टॉल का मुआयना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचते ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सामूहिक गणेश डांस नामक वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। फिर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा अनुसार पाक दोपटे व मखान के माला से सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने विशेष प्रयास किया है। कृषि क्षेत्र में जो भी बदलाव हुए वह तकनीकों के इस्तेमाल से संभव हुए हैं। मिथिला की विशेषता बताने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु श्री राम की नगरी से जुड़ा होने के कारण मिथिला की नगरी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मिथिला के किसानों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से किसान संसाधन व सुविधाओं से वंचित रहे हैं। जितना इस पर ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया, लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। प्रधानमंत्री भी किसानों को लेकर गंभीर और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाना है। पिछले कई वर्षों से रासायनिक खाद से मिट्टी के उर्वरा शक्ति और फसलों के उत्पादन में कमी आने लगी है। रासायनिक खाद के प्रयोग से क्वालिटी के स्तर में गिरावट हुई है। एक बार फिर से पारंपरिक खेती करने की जरूरत है और इसके लिए यह जरूरी है कि पारंपरिक खेती क्या है इसे समझने की जरूरत है। यानी मिट्टी पारंपरिक खेती के मूल तत्व है। इन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती से एक और जहां 27% लागत कम हो जाती है, वहीं 58% उत्पादन भी बढ़ जाता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो लोग रिसर्च करते हैं वे कह रहे हैं। 2 लाख किसान हिमाचल प्रदेश में नेचुरल पद्धति से खेती करते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो और प्रयास भी कर रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में सहयोग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर होंगे तो विकसित होंगे और जब वे विकसित होंगे तब देश भी विकसित होगा। हमें विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम करना चाहिए। वहीं पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि मिथिला की धरती विदेह की धरती रही है और प्रभु श्री राम की धरती देह की धरती रही है। जब कोई विदेश से आकर देह में मिल जाता है तब व्यक्ति महान हो जाता है। उन्होंने क्षेत्र के किसान को आधुनिक तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया। जबकि हुकुम सिंह मीना ने कहा कि मिथिला की धरती मिलेट्स के लिए जानी जाती है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए इसे समझने की जरूरत है। PM का सपना है कि हर संस्था आत्मनिर्भर हो और यह संस्था इस मामले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। यह सराहनीय है, जिसका उदाहरण यह है कि संस्था के द्वारा 7000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। देश की उत्पादकता को बढ़ाकर ही हरित क्रांति लाई जा सकती है। लैब से ग्राउंड तक तकनीक को पहुंचाना अहम है। वहीं रूस से आए इवोनी पासनिक ने रूस और भारत के सहयोग से किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को MSME के महानिदेशक बलराज सिंह, राजस्थान से आए नेपाल के कृषि सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की, जोधपुर से आए एग्रीकल्चर इंजीनियर के VC अजय कुमार वर्मा, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे, ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, दरभंगा इंजीनियर कॉलेज के प्राचार्य संबित तिवारी, अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट, मरुआ, सामा, कोदो, कौनी सहित पुरानी फसलों को आधुनिकता खेती से करने की हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस संस्था का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है।
जिसमें कृषि, शिक्षा एवं मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, इसके लिए 41 देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व यह सौभाग्य है। उन्होंने सभी आगत अतिथियों का आभार भी जताया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रोफेसर जयशंकर झा, डॉक्टर बलराज सिंह, डॉक्टर योगेंद्र कार्की, इब्नेगी ग्रीवा व अजय कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। इसके बाद देर शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होने की बात आयोजक मंडल के सदस्यों ने कही। कार्यक्रम में कृषि यंत्र व उत्पादन की प्रदर्शनी व नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाई गई थी और कृषि विकास से जुड़े पुस्तक का भी विमोचन किया गया। मौके पर एसडीएम मनीषा, डीएसपी नेहा कुमारी, उप प्रमुख अशोक चौधरी, वैज्ञानिक मंगलानंद झा व ईश्वर चंद्र झा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन और पुलिस चुस्त दुरुस्त। नेशनल ट्रस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी, इन दोनों द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम आज, कल और परसों ऐसे 3 दिन होने वाला है और इन तीनों दिनों में अलग अलग विषयों पर यहाँ विमर्श होगा, चर्चा होगी, चिंतन होगा और आप कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। ऐसे इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ बैठे हैं जिनका हमने अभी अभी उद्बोधन और मार्गदर्शन सुना। ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय श्री हुकुमदेव नारायण जी, चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट और कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर संत कुमार जी, एमएसजी ग्रुप रशिया से मुख्य कार्यपालक श्री युवगेनी पासनियक जी, हमारे LMNU विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, श्री हुकुम सिंह मीणा, चेयरमैन ESIC सिलेक्शन कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऐसे मंच के सामने बैठे हैं यहाँ के DM साहब, यहाँ के SP साहब, अन्य सभी अधिकारी, महानुभाव, मेरे किसान बंधु और यहाँ अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों। मैंने यहाँ आते ही मंच पर अभी बोलने के लिए आ रहा था तो मैंने घड़ी देखी कि मुझे कितनी देर बोलना है यहाँ। आप सबको तो भूख लगी होगी ना? मुझे भी भूख लगी है, तो हम समझ दुखी हैं और मैं इसीलिए आपका दर्द समझ सकता हूं और थोड़ी ही समय में मेरी बात रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ आज और कल और परसों जो कार्यक्रम होने वाले हैं हम सबके लिए विशेष हैं। डॉक्टर संत कुमार जी ने एक विशेष प्रयास यहाँ किया है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को हम सबके सामने रखें और हमारे इस इलाके के, मिथिला के सभी लोग इसको अपनाएं। मिथिला नगरी जो है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी को गए तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद हुआ होगा और आप सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं और मैं भी खुद को भाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि बिहार में रहने के कारण, बिहार का राज्यपाल बनने के कारण, दूर से क्यों न हो लेकिन प्रभु रामचंद्र की अयोध्या नगरी से मैं भी आपकी तरह जुड़ा हुआ हूं।
मेरा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे इस मिथिला नगरी में किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसी एक सोच लेकर पिछले कुछ वर्षों से मेरे मित्र डॉक्टर संत कुमार जी यह एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयासों का फल भी हमको आज दिखने को मिल रहा है। हमारे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी सराहना होती है। हम उनको सराहते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम होता है। हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिकी है, हम भाषणों में सुनते हैं हमारे नेताओं के कि हमारा किसान है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वो मजबूती से रीढ़ बननी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान हमारे दुर्लक्षित रहे हैं। उनके यहाँ जितना आवश्यक था उतना ध्यान हमने कभी भी नहीं दिया। यह भी वास्तविकता है, इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान हमारे रीढ़ है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि की अर्थव्यवस्था है। कृषि मंत्री रह चुके यहाँ हुकुमदेव नारायण यहाँ हमारे साथ हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से इसके और हमारे किसी भी सत्ता में रहे हुए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परंतु अभी परिवर्तन आ रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। किसानों के लिए केवल भाषण नहीं हो रहे हैं, अभी उनके लिए कुछ काम करने की आज की तारीख है, आज का समय आ गया है। इसको समझकर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ प्रयास हो रहे हैं। किसान ऐसे इस क्षेत्र में, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, आदरणीय संत कुमार जी ने भी कहा, उसको दोहराया कि आज की टेक्नोलॉजी जो है उस तकनीक को अपनाते हुए हमारी पारंपरिक खेती जो है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पारंपरिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, जिसे हम प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जो है, जो प्राकृतिक खेती है, वो हमारी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है इससे जुड़ी हुई है। क्या हम इसको अपना सकते हैं? पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि रासायनिक खाद के कारण, रासायनिक उर्वरक के कारण हमारी जमीन की जो एक योग्यता थी उसमें कमी आने लगी है। हमारा भू सुधार का कार्यक्रम जो था अपने भूमि का, उसमें कमियां आने लगी। हमको लगने लगा कि हम रासायनिक खाद का उपयोग करके हमारा उत्पाद बढ़ेगा। शुरू में लगा भी ऐसे हमको रिजल्ट्स भी मिलने लगे, परंतु कुछ काल के बाद हमको लगने लगा, हम तत्पर हैं, अभी देख सकते हैं, इसके रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं कि हमारी खाद, इस खाद के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण हमारी भूमि की, हमारे जमीन का स्तर नीचे गिरने लगा है, क्वालिटी अब बची नहीं है। तो इसमें उत्पादन कैसे आएंगे? हमको फिर एक बार हमारी प्राकृतिक और पारंपरिक खेती का विचार करने की आवश्यकता है। ये पारंपरिक या प्राकृतिक खेती होती क्या है? हम सबको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसे सभी लोग कहते हैं, लेकिन होता क्या है ये प्रकरण? हमको इसको समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है पारंपरिक खेती या प्राकृतिक खेती का अगर सरल शब्दों में उसका अगर हम कुछ विवरण करें, उसकी अगर हम व्याख्या करें, तो इतना ही है कि हमारे जंगलों में जो पेड़ उगते हैं उसको क्या चाहिए? उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए और उसको जमीन चाहिए। बस भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। उन पेड़ों को जाकर हम कभी खाद नहीं देते,
उन पेड़ों को जाकर कभी हम उर्वरक नहीं देते, परंतु ये पेड़ सभी इतने ऊंचे होते हैं, इतने सशक्त होते हैं, काटने पर भी हम काट नहीं सकते, इतने मजबूत होते हैं। इसी तत्वों को अगर हम अपनाएंगे हमारे खेती के लिए, हवा है, पानी है और भूमि है, जमीन है, इसी को अपनाने की आवश्यकता है। बाहरी उर्वरकों की आवश्यकता ही क्या पड़ती है? हमारी भूमि की क्वालिटी जो है, स्तर है, वो नीचे जाने लगा है। पिछले अनेक वर्षों की जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स हमको यही बताते हैं। इसलिए हमारी पारंपरिक खेती जो है, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसको अपनाने की आज की तारीख में आवश्यकता है। हम इसको अपनाएंगे, ऐसा सोचकर ही हमको यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक खेती जो है, प्राकृतिक खेती, उसमें लगभग 27% लागत कम लगती है। 27% लागत, यानी जो हम लागत इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खपत करते हैं, उसमें 27% कम लगते हैं और 58% हमारा उत्पन्न बढ़ता है, उत्पाद बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस पर अपना कुछ रिसर्च किया है वो कहते हैं कि 27% लागत कम लगेगी और 58% हमारे उत्पाद ज्यादा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमको, जिनका उल्लेख यहां बार बार किया गया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। कैसी होगी? उनको लगता है कि हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती का अगर कुछ इसमें प्रावधान करें, उसकी योजना करें, तो हमारी आय दुगनी हो सकती है। प्राकृतिक खेती के लिए बस हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। एक हमारे घर में एक देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय, बाहर की गाय नहीं। जो बाहर के गाय का दूध हम पीते हैं आज, उनसे बहुत सारे क्या नुकसान होता है, मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं। परंतु देसी गाय का अगर दूध पीते हैं, उसका मूत्र जो होता है उसका उपयोग करते हैं, गोबर जो है उसका अगर उपयोग करते हैं और उसको हम खाद के रूप में हमारे खेती में डालते हैं, तो वहां के अपने भूमि का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये आज के विज्ञान ने हमको बताया है। हम इसको दरकिनारे क्यों करते हैं पता नहीं। आवश्यकता यह है कि हमको इसके ऊपर ध्यान देने की, कि जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने पारंपरिक रूप से हमको दिया है, उसको हम क्यों अपनाते नहीं? अपनाने की आवश्यकता है। गोमूत्र हो, गोबर हो, इन सब से और कुछ यहाँ बिखरा हुआ कचरा है, उसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जीवामृत बन जाता है। जो खाद होता है वो हमारे खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसको हमको अपनाने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा किसान आज जो कर्ज में, हमारे ऋण में फंसा हुआ है, वह किसान इसमें फंसेगा नहीं। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको वो फॉस्फेट चाहिए, हमको यूरिया चाहिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उसके लिए हम पैसे देते हैं और अपनी सरकार इसके लिए हमको सब्सिडी भी देती है। इसके बावजूद हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता। उत्पाद बढ़ाने का यह उपाय बहुत ही सादा सरल उपाय है कि हमारी खेती प्राकृतिक और निसर्गता जो होती है उसके आधार पर और पारंपरिक आधार पर होनी चाहिए, इसी पद्धति से होनी चाहिए। मैंने इस पर थोड़ा सा एक शोध किया है, मैंने इसको पढ़ा है, जाना है और काम किया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। जब पारंपरिक खेती का अनुभव मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला, हिमाचल प्रदेश में वहाँ गवर्नर था मैं, उस समय पारंपरिक खेती का वहाँ की सरकार ने अपनाया था। SPNF कहते हैं उसको, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। जो नेचुरल फार्मिंग जो है उसको वहाँ अपनाया गया
लगभग 1.5 लाख वहां के किसान इस पद्धति को अपनाए हुए हैं। 2 लाख किसान। वहां के एक कार्यक्रम में मैं गया था। मैं आपको मेरा अनुभव बता देता हूं। मैं जानता हूं मेरा घड़ी की ओर ध्यान भी है। वहां का अनुभव ऐसा है कि ऐसे किसानों के एक वहां मेला था और उस मेले में सभी महिलाएं थी जो प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपने खेत में काम करती हैं। तो सभी महिलाएं वहां अपना अनुभव बता रहे थे, क्या क्या कैसे हुआ। मैं मंच पर बैठा था और वहां सामने आकर मंच पर एक महिला ने युवती थी, वो वहां आई और अपना अनुभव बताने लगी कि मैंने किस तरह से पारंपरिक खेती को अपनाया और मेरा उत्पादन कैसे बढ़ गया। वहां की खेती में उत्पाद जो था वो बढ़ने लगा था। मैंने उस युवती को, हमारी उस बेटी को मैंने रोका और पूछा कि बेटी मुझे एक बताओ कि आप कहां तक पढ़ी हो। आपको आश्चर्य होगा, उस बेटी ने हमारे जो बताया, आपको आश्चर्य होगा सुनकर। वो कहने लगी कि सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने पूछा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप कहाँ? हाँ, मुंबई में मैं जॉब करती थी। मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में मैं जॉब करती थी, लेकिन उसको छोड़कर मैं मेरी मिट्टी में काम करने के लिए, वो भी प्राकृतिक तरीके से काम करने के लिए आई हूँ। मैंने पूछा तो फिर आपकी आय क्या है? तो वो कहने लगी हमारी बेटी कि सर मुझे वहां जितना मिलता था उससे दुगना मुझे मेरी खेती में मिल रहा है। ये उदाहरण है, मेरे अनुभव से मैंने देखा। हमको इसको अपनाने की आवश्यकता है। आज हमको इसकी ओर जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने जो सपना रखा है, 2047 के लिए विकसित भारत का सपना हमारे सामने रखा है, उसको हम वास्तव में ला सकेंगे ना? कब वास्तव में लाएंगे? हम बाकी उर्वरक जो है रासायनिक, उसका उपयोग करते रहेंगे और हमारा उत्पाद धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा, तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम विकसित कैसे बनेंगे? विकसित बनने के लिए हम सबको अपना सहयोग चाहिए, आपका सहभाग चाहिए, आपकी भागीदारी चाहिए। मेरी आशा है, केवल आशा नहीं, मेरा विश्वास भी है कि आप यहाँ जो सब यहाँ आए हुए सभी कृषि के विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ का है, और यहाँ बैठे हुए मेरे किसान भाई बहन जो हैं, वो सब इस प्रकार की नीति को, इस प्रकार की पद्धति को जो प्राकृतिक है और पारंपरिक है, उसको अपनाएंगे। अपनाने के बाद आप देख लीजिए, 1 वर्ष के बाद आप देख लीजिए कि हमारा उत्पाद धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, कहां जा पहुंचता है। विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब मेरे गांव का किसान आत्मनिर्भर होगा, जब मेरे गांव का किसान विकसित होगा, तभी मेरा भारत विकसित होगा ना। मेरे गांव का किसान अगर गरीबी की रेखा के नीचे है तो मेरा भारत विकसित कैसे बनेगा? इसलिए हम सबको इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। हम सबको इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। योगदान देने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज से हम यहाँ से तय करके जाएंगे, यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि मेरी जो भी खेती है उस खेती को मैं धीरे धीरे प्राकृतिक खेती में बदलूंगा। ऐसा एक संकल्प लेकर हम सबको जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर प्रधानमंत्री जी ने जो हमको कहा है, 2047 के 15 अगस्त को हम वहां से घोषणा कर देंगे कि हमारा भारत विकसित भारत हो चुका है। यही तो हमारा सपना है। हम और क्या चाहते हैं? हर एक की सहभागी होने के बाद ही हम इसको अपना सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ कुछ विदेशों से लोग आए हैं, रशिया से कुछ आए हैं। My request to all those eminent persons who have come from foreign countries, you just try and see what natural farming is. What is natural farming? That natural farming is also a traditional farming of this country, of this soil, that has to be adopted. If
The production of the world has to be grown up without using the fertilizers of chemical fertilizers. You just adopt this natural farming which has been practiced in this country for many years. हमको ये करने की आवश्यकता है. My request to all the foreigners who have come here to listen, to participate in this particular seminar of 3 days, just look at this particular concept of natural farming, try to understand and try to adopt in your countries also. मुझे विश्वास है कि हमारी प्राकृतिक खेती का ये जो संकल्प है, प्राकृतिक खेती का ये जो एक भावना है, केवल अपने देश में नहीं, अपने पूरे विश्व भर में भी उनको भी लाभदायक हो सकता है. आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा भाषण शांत रूप से सुनने का आपने प्रयास भी किया है. इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. भारत माता की जय. आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें.